नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो केंद्र राज्य संबंध है वह किस तरीके से डेवलप हुए हैं। मतलब जो सेंटर और स्टेट का संबंध है वह किस तरीके से है, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, किस तरीके से यह पूरी व्यवस्था चलती है। यह भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आज हम कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो जो प्रकार है, इसके प्रकार, संबंधों के वह किस प्रकार है, जैसे जो आपके विधायी संबंध है वह कैसे हैं, प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, इसके अलावा जो आपके वित्तीय संबंध है वह किस प्रकार से है, इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद हम यह देखेंगे कि राज्य की जो विधानसभा है किन परिस्थितियों में जो आपकी केंद्र है, और केंद्र का मतलब हम यहाँ कहें संसद, वह कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर। यानी जो विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है वहां पर संसद कब कानून बना सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यह जो व्यवस्था है वह डेवलप कैसे हुई। फिर हम यह भी समझेंगे कि जो आपातकाल है उसमें स्थितियां किस प्रकार से बदलती हैं और कैसे केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है, यह भी हम समझ लेंगे। इसके साथ साथ हम ऐसी कई संस्थाओं की बात करेंगे जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर काम करती है, या हम यह कह सकते हैं दोनों को आपस में जोड़ती है। यानी पूरी जो व्यवस्था है केंद्र राज्य के बीच, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो केंद्र राज्य संबंध है यह कितने प्रकार के हैं। एक आपका होता है विधायी संबंध। प्रोविजन कहां पर है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 9 में क्या है, मतलब भाग 9 में क्या है, पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था। 9A में क्या है, शहरी प्रशासन। 10 में क्या है, दल बदल। 11 में क्या आ गया, केंद्र राज्य संबंध। तो अनुच्छेद 245 से 255 तक क्या है, विधायी संबंध। इसी तरीके से 256 से 263 तक क्या है, प्रशासनिक संबंध। और 268 से 293 तक यह क्या है, वित्तीय संबंध। लेकिन यह कहां पर है, भाग 12 में। तो आपको क्या याद रखना है, वित्तीय संबंध है भाग 12 में, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध यह है कहां पर, भाग 11 में। आगे हम देखते हैं। हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम आया था कब, 1935 में। और यहाँ पर क्या बनाया गया, जो आपके विषय है इनको बांटा गया। बांटा कैसे गया, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से, एक आपके संघीय विषय, एक आपके प्रांतीय विषय और एक आपके समवर्ती सूची के विषय। संघीय विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, प्रांतीय विषय पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली चीज है, वह क्या है, इनके अलावा अगर कोई व्यवस्था है, मतलब ऐसा कोई विषय है जो ना तो संघीय सूची में है, ना प्रांतीय सूची में है और ना समवर्ती सूची में है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा। अंग्रेजों के समय प्रोविजन यह था कि उस पर कानून बनाएगा गवर्नर। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, उस पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर। इसके समय, अंग्रेजों के समय। लेकिन वर्तमान संविधान में क्या प्रोविजन है, इस पर कानून बनाएगा संसद। पहले क्या प्रोविजन था, गवर्नर को शक्ति थी, अब क्या प्रोविजन है, संसद को शक्ति है। जब संविधान लागू हुआ तो 3 तरह की सूचियां बनी। 1935 में प्रोविजन था और संविधान लागू होने के समय भी यह प्रोविजन अडॉप्ट किया गया। एक आपका हो गया संघ सूची, एक आपका हो गया समवर्ती सूची, एक आपका हो गया राज्य सूची। लेकिन यहाँ पर भी कुछ विशेष चीज है। विशेष क्या, अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और वह चला जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर, अब यह कैसे होगा, राज्यों में होते हैं राज्यपाल, और यहाँ की जो विधानसभा है वह किसी बिल को पेश करेगी और पेश करने के बाद भेजेगी राज्यपाल के पास। अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है, राज्यपाल। लेकिन कई बार राज्यपाल क्या करता है, इसको भेज देता है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे, तभी जाकर इस पर कानून बनाया जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ और कोई भी ऐसा बिल चला गया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पे अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो राज्य का कानून है वह कानून प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अब संसद भी इस पर कानून बना सकती है। दूसरी बात, जो आपका केंद्र है और आपका जो राज्य है, इसमें न्यायपालिका का जो विभाजन है वह नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और फिर उसके नीचे सब कोर्ट्स है। जिले स्तर पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो यह न्याय व्यवस्था है यह ऐसा नहीं है कि डिवाइडेड है, मतलब केंद्र की व्यवस्था यह हो गई, राज्य की व्यवस्था यह हो गई, ऐसा डिवीजन नहीं है। यह स्तरीकरण है, दोनों में फर्क है। तो न्यायपालिका का विभाजन नहीं है। लेकिन जो आपकी विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं और वित्तीय शक्तियां हैं,
इनका विभाजन है। तो यह आपसे लाइन देके पूछेगा दोनों चीजें कि अगर किसी कानून पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति अपनी दे दी तो कौन सा कानून प्रभावी होगा और क्या संसद इस पर कानून बना सकती है, मतलब संसद को क्या यह शक्ति मिल जाती है कि अब वह उस मामले पर कानून बना दे, पहला। दूसरा, न्यायपालिका का विभाजन है कि नहीं है, यह आपसे पूछा जाएगा। और कितनी तरह की शक्तियां हैं जिनका विभाजन किया गया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं विधायी संबंधों की। चर्चा कहाँ है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। इसमें पहली बात क्या की जाती है, जो केंद्र और राज्य विधान है इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या होगा। दूसरा, जो विधायी विषय हैं इनका बंटवारा किस प्रकार से होगा। फिर राज्य में जो संसदीय विधान है उनको किस प्रकार से लागू करवाया जाएगा। इसके अलावा जो राज्य विधान मंडल है उस पर जो केंद्र का नियंत्रण है वह किस प्रकार से स्टेब्लिश होता है विधायी प्रावधानों से, यह भी हम समझेंगे। तो यह सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके विधायी विषय हैं। यह पहली चीज तो है कैसे, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य पर बनाएगा राज्य, और समवर्ती पर दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1975 में। इससे क्या हुआ था, जो आपके राज्य सूची के विषय हैं 5 विषय, इनको ट्रांसफर कर दिया गया कहां, समवर्ती सूची में। और वह विषय कौन कौन से थे, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। यह 5 विषय थे जो चले गए कहां, समवर्ती सूची में। कहां से, राज्य सूची से। तो यह शक्ति भी हमको दिखती है कि जो राज्य सूची के विषय हैं वह किसी और सूची में भी जा सकते हैं, यह प्रोविजन भी दिखता है हमको। इसके बाद वह कौन सी स्थितियां हैं जब आपकी जो संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, मतलब वह कौन से विषय हैं जिनमें संसद ज्यादा ताकतवर हो जाती है राज्य सूची के विषयों पर। पहला, राज्यसभा को यह अधिकार है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे। तो अगर राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पास करती है, यानी राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, उस स्थिति में संसद ताकतवर हो जाती है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसमें बहुमत क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत। इसका संसद में जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत लागू कब तक रहेगा, मतलब राज्यसभा ने क्या किया, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया तो वह लागू कितने समय तक के लिए होगा, 1 साल तक। इसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, हाँ इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 साल के लिए। यानी राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया, वह कानून 1 साल तक के लिए लागू होगा। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो इसको फिर से 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, और ऐसा वह अनंत काल तक कर सकती है, मतलब असंख्य बार इसको बढ़ा सकती है। पर शर्त क्या है, एक बार में बढ़ाएगी 1 साल के लिए। दूसरा, अगर आपातकाल है उस स्थिति में भी जो राज्य सूची के विषय हैं इन पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन जब भी आपातकाल समाप्त होगा उसके 6 महीने तक ही यह प्रभावी रहेगा, मतलब 6 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति हो गई। और अगर राज्य क्या करे, रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए। ऐसा कब होगा, जब कोई ऐसा कानून बनाना है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित हो, यानी 2 राज्य मिलकर ऐसा क्या करें, रिक्वेस्ट करें। अब ऐसा मान लेते हैं कोई विषय है जिसमें 2 राज्यों के हित जुड़े हैं। अब अगर यह विधानसभा में पास होगा तो इससे क्या होगा, अपने अपने हितों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो दोनों में क्या होगा, समझौता नहीं हो पाएगा। अब यह दोनों राज्य क्या करते हैं, यह चले जाते हैं केंद्र के पास कि आप कोई ऐसा कानून बना दीजिए। तो शर्त क्या है, कम से कम 2 राज्य जाएंगे और वह रिक्वेस्ट करेंगे इससे, संसद से, कि वह उनके विषय पर कानून बना दे। तो वह कानून इंप्लीमेंट कहाँ होगा, उन्हीं राज्यों में जिसने डिमांड की थी। मतलब संसद के ऐसे कानून भी बनेंगे जो भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं होंगे, केवल उन्हीं राज्यों में लागू होंगे जिन राज्यों ने रिक्वेस्ट करी थी। दूसरी बात, अगर कोई और राज्य चाहे, कानून बन गया और कानून बनने के बाद किसी अन्य राज्य को लग रहा है कि यह कानून तो बहुत अच्छा है, तो वह राज्य भी इसमें शामिल हो सकता है। और ऐसा कोई कानून अगर बना है और उसमें कोई संशोधन करना है तो वह संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। मतलब अब संसद को यह शक्ति मिल गई है कि वह इस कानून पे संशोधन करेगी। अब इस कानून पर संशोधन राज्य विधानसभा नहीं कर सकती है। मामला किसका था, राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची के विषय पर केंद्र के पास यह गए थे कि केंद्र क्या कर दे, इनके लिए कानून बना दे। केंद्र ने कानून बनाया है,
लेकिन अब संशोधन भी क्या करेगा, केंद्र करेगा, मतलब संसद करेगी। तो यह भी पूरी व्यवस्था डेवलप है। इसके बाद हम देखें, अगर किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना है उस समय भी जो आपकी संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर राष्ट्रपति शासन है तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इस तरह से 5 ऐसी स्थितियां हैं जब केंद्र आपकी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो आपकी राज्य विधानसभा है इस पर केंद्र का कई बार नियंत्रण दिखता है। कैसे दिखता है? राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को भेज देगा क्या, किसी विधेयक को, और राष्ट्रपति उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। जो राज्य सूची के मामले हैं यह भी पेश होते हैं और राज्य सूची के मामले पर संसद कानून बना रही है, लेकिन ऐसे विधेयक आएंगे कैसे? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। यानी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है उस शक्ति को बैलेंस कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। फिर जो राज्य विधानसभा द्वारा कोई वित्त विधेयक पेश किया गया है उस वित्त विधेयक को रोका जा सकता है। कब? वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो यह भी केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाता है। तो आपसे क्या कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रोविजन है जो केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर स्थापित करते हैं? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची के विषय या फिर राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों को सुरक्षित रखना, या फिर वित्त विधेयक पर वित्तीय आपातकाल के दौरान रोक लगाना। तो यह तीनों विकल्प आपको दिख जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की। राज्य के बीच और केंद्र के बीच या फिर संघ के बीच जो प्रशासनिक संबंध है वह कहाँ दिए गए हैं? भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। अब इसमें आपको क्या क्या समझना है? जो आपका प्रशासनिक संबंध है वह कई आधारों पर टिका है। एक आधार होगा शक्तियों का बंटवारा, अर्थात जो आपका केंद्र है और जो आपका राज्य है इनके बीच शक्तियों का बंटवारा है। कैसे है? राज्य सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं और समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इससे क्या होता है, इसके पास किस क्षेत्र में कोई कानून बनाने की शक्ति है यह पहले से ही डिफाइन है। तो अधिकार पहले से ही डिफाइन है। अगली बात, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण है। अब यह कैसे है? 2 तरीके के प्रावधान हैं। कौन से? एक आपके संवैधानिक प्रावधान है और एक आपके गैर संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? जैसे है आपका राज्यपाल की नियुक्ति, इसका प्रोविजन संविधान में दिया गया है। फिर है आपका लोक सेवा आयोग का गठन, फिर आपका है अखिल भारतीय सेवाएं और आपका है आपातकाल। अब यह सब कुछ संविधान में डिफाइन है और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत राज्यों पर नियंत्रण लगाया जाता है केंद्र के द्वारा। गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं भी है जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस तरह से प्रावधान है कि राज्य और केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उन पर बंटवारा जो है वह किस प्रकार से होगा वह भी डिफाइन है, और राज्य किस तरह से केंद्र के कंट्रोल में होंगे। यानी ऐसे प्रावधान भी हमको दिखते हैं कि राज्यों को केंद्र कंट्रोल कर सकता है, यह भी हमको दिखता है। तो प्रशासनिक संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच, इसको भी डिटेल से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा यह कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अब हम इसको और ठीक से समझते हैं। जैसे कार्य शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। कैसे है? संघ सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है कानून बनाएगी, और फिर क्या है आपकी राज्य सूची जो राज्य के अधिकार में है। समवर्ती सूची में भी क्या प्रावधान है? अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो केंद्र के कानून को चैलेंज करे, या फिर जो केंद्र की बात है कानून बनाने के दौरान वह भी क्या हो, डिबेट की सिचुएशन में, मतलब राज्य ना मान रहा हो, तो जो केंद्र का कानून है वही प्रभावशाली होगा। यानी राज्य और केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद होता है समवर्ती सूची के किसी विषय पर, तो भी क्या होगा, जो केंद्र का कानून है, यहाँ केंद्र शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आए। हालांकि शब्द क्या होना चाहिए? संघ। तो अगर जो संघ का कानून है और जो राज्य का कानून है इनके बीच में कोई विवाद है तो कौन सा कानून प्रभावी होगा? संघ का कानून। इसके साथ साथ राज्यों के दायित्व हैं और केंद्र के भी दायित्व हैं। कैसे दायित्व हैं? जो राज्य की शक्ति है इस पर रोक लगाता है कौन? केंद्र। यानी केंद्र कंट्रोल करता है राज्य को। कैसे? अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि उस कानून का पालन करें।
राज्यों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह कोई ऐसा कानून ना बनाए जो केंद्र की किसी व्यवस्था को या केंद्र के किसी कानून को डिस्टर्ब कर दे। यानी मान लेते हैं केंद्र ने एक कानून बनाया, अब केंद्र का कानून क्या है, बाल सुरक्षा से संबंधित कोई, और फिर एक कानून बनाए राज्य। अब जो आपका राज्य का कानून है वह कुछ इस तरीके से ना बन जाए कि जो केंद्र का बनाया कानून है उसको किसी तरीके से क्या करे, बाईपास करे या फिर उसको ओवरलैप करे। मतलब केंद्र का कानून जो बनाया गया है उसको ध्यान में रखकर ही राज्य अपने कानून बनाए। इसके अलावा जो आपके राज्य हैं इनको केंद्र क्या करेगा, निर्देश भी देगा। यानी राज्यों को उनकी कार्यकारी शक्ति पर केंद्र क्या करेगा, निर्देश देगा। कैसे कि वह संचार के साधन बनाए रखे, वह राज्य में जो रेलवे की संपत्ति है उसकी रक्षा करे, जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं उनमें जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं उनकी सुरक्षा करे, यह प्रमोट करे कि वह मातृभाषा अपनी सीखे और उसकी व्यवस्था भी करे। इसके अलावा राज्य में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके कल्याण को भी ध्यान में रखे, ऐसी योजनाएं बनाए जो उनका कल्याण करे। अब रेलवे कहाँ आता है, संघ के पास। तो जो संघ की संपत्ति है इसकी रक्षा करना है, या फिर संघ की कोई और व्यवस्था है, जैसे कोई संस्थान है संघ का और उसकी शाखा है कहाँ पर, राज्य में, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उस शाखा की रक्षा करे। जो केंद्र है और जो राज्य है, इसीलिए इनकी शक्तियों के बीच जो बंटवारा है वह बहुत सुनिश्चित तरीके से किया गया है, वेल डिफाइन तरीके से किया गया है और उन पर बहुत ज्यादा फोकस भी किया जाता है। इन सब का एक कारण और भी है, राज्य में ए सरकार है और केंद्र में बी सरकार है। बी का मतलब पार्टी और ए का मतलब भी पार्टी। अब क्या होगा, इस स्थिति में जो टकराव है उसकी होने की जो संभावना है वह ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी के लोग हैं, इनकी अलग अलग क्या है, विचारधारा है। इसलिए क्या है, जो अधिकार है और जो दायित्व है उनको पहले से ही डिफाइन किया गया है, जिससे इस टकराव को कम से कम किया जा सके। और यह जो बंटवारा है शक्तियों का, यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। इसी में ऐसे प्रावधान भी है कि केंद्र अपने जो विधायी अधिकार है, यानी केंद्र के पास जो विधायी शक्तियां हैं, विधान बनाने की शक्ति है, वह राज्यों को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कोई एक अकेला राज्य अपनी विधायी शक्ति केंद्र को नहीं दे सकता है। हालांकि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो ऐसा मिलकर कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, कुल मिलाकर यह कहे, संविधान में अगर संशोधन करना है तो वह कौन करेगा, केवल केंद्र करेगा। और केंद्र का मतलब यहां पर संसद करेगी। संसद का मतलब क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों मिलकर ही संविधान में किसी तरीके का संशोधन कर सकते हैं। राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं और केंद्र किसी भी तरीके का संशोधन करके यह शक्ति राज्यों को नहीं दे सकता है कि राज्य क्या करे, संविधान में संशोधन करे। एक बात। दूसरी बात, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर केंद्र को क्या करें, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट किस चीज के लिए, किसी विधायी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए, उस स्थिति में क्या हो सकता है, केंद्र उसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन कोई अकेला राज्य अगर चाहे कि वह किसी विधायी व्यवस्था में परिवर्तन करवा दे तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से और कठोरता के साथ इस शक्ति को बांटा गया है। इसके अलावा जो आपका केंद्र है, अगर राज्यों की सहमति नहीं भी है तब भी उसको अगर कोई काम करना है तो वह कर सकता है। यानी केंद्र को यहां पर भी क्या है, अपर हैंड। लेकिन यह काम करेगा कौन, संसद। अब ऐसे आप समझिए, राज्य सूची का कोई विषय है, उस पर बनाना है कानून, तो वह कानून कैसे बनेगा, संसद की मदद से। लेकिन इसका बिल कहां आएगा, राज्यसभा में। तो संसद की मदद से राज्य सूची के विषय पर भी जो आपकी केंद्र है वह कानून बना सकती है। फिर व्यवस्था आती है अखिल भारतीय सेवाओं की, और इसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 312 में। यह बार बार पूछा जाता है, कैसे याद रखेंगे। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन सी, एक आपकी IAS, एक आपकी IPS और एक आपकी IFS। IFS मतलब फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं है, विदेश सेवा नहीं है, वन सेवा है, यह आप ध्यान रखेंगे। तो 3 क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें नंबर 1 पर क्या आता है, नंबर 1 पर जो लोगों की प्रेफरेंस है वह क्या है, IAS। और उसके बाद कितनी बचती हैं, 2 और सेवाएं बचती हैं अखिल भारतीय।
इस तरीके से आपको शायद याद रहे। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अब जो आपकी यह अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका रिक्रूटमेंट कौन करता है? यूपीएससी। यूपीएससी कंट्रोल में किसके है? संघ के। हालांकि इंडिविजुअल बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह संघ से कनेक्टेड है। अब यूपीएससी की जो नियुक्ति है वह कौन करवा रहा है? संघ सरकार। लेकिन यह काम कहाँ करेंगे? काम करेंगे यह राज्यों में भी, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी काम करेंगे, लेकिन राज्यों में भी काम करेंगे। इन पर कंट्रोल किसका होगा? मुख्यतः इन पर कंट्रोल होगा किसका? संघ का। लेकिन यह क्या करेंगे? राज्यों के साथ कार्य करेंगे या फिर राज्यों के साथ सहयोग करेंगे। तो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, दोहरी जिम्मेदारी है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से यह माना जाता है कि संघ अपने पास जो शक्ति है वह रख रहा है। इस पर कई सारी रिकमेंडेशन भी हैं कि इनको समाप्त भी कर दिया जाए। कुल मिलाकर यह कि अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से जो संविधान का हमको एक पक्ष दिखता है कि यह केंद्र की तरफ झुका है, वह व्यवस्था बनी हुई है। इसमें एक तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। और कब? स्वतंत्र भारत की। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, जो आपका आईएफएस है, फॉरेस्ट सर्विस, यह शामिल कब हुआ? 1966 में। इसके अलावा अगर किसी अंतरराष्ट्रीय नदी और नदी घाटी का जो जल है उसका प्रयोग, उसका वितरण और उसके नियंत्रण से संबंधित कोई विवाद है, कुल मिलाकर नदियों को लेकर अगर विवाद है, तो उस विवाद को कौन निपटाएगा? संसद। यह व्यवस्था भी है। इसके बाद जो आपके राष्ट्रपति हैं वह क्या करेंगे? अंतरराज्यीय परिषद का गठन, मतलब ऐसी परिषदें भी बनाई जाएंगी जो राज्यों को कनेक्ट करे केंद्र से। और यह बनता कैसे है? अनुच्छेद 263 की मदद से। जो आपका केंद्र है और जो आपका राज्य है, इसमें जो लोक अधिनियम है, रिकॉर्ड है, न्यायिक प्रक्रिया है, इसके लिए पूरे भारत को सुरक्षित रखा जाए, यह जिम्मेदारी किसकी है? दोनों की है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी सहयोग की बात है, क्योंकि जो अंतरराज्यीय परिषद है यह क्या करेगी? राज्यों के मध्य प्लस आपका केंद्र, इनके मध्य एक संबंध स्थापित करेगी। मतलब तीनों को एक ग्रुप में ले आएगी, जिससे इनके आपस की जो दिक्कतें हैं वह दिक्कतें सॉल्व हो सके और आपस में यह सहयोग के माध्यम से काम कर सके। यही व्यवस्था यहाँ पर भी है कि अगर नदियों को लेकर कोई विवाद है तो संसद उसमें मदद करे और उस विवाद को सुलझा दे। फिर जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, यह व्यवस्था भी है, यानी कोई भी अगर विवाद है, कोई भी दिक्कत है, तो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे और इसके माध्यम से भी जो आपका केंद्र है और आपका जो राज्य है, इनके बीच एक कनेक्शन डेवलप दिखता है हमको। फिर आता है आपका लोक सेवा आयोग। अभी हमने जिसकी बात की वह था आपका संघ लोक सेवा आयोग। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वह लोक सेवा आयोग है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक आपका होगा राज्य लोक सेवा आयोग और एक आपका होगा संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त का मतलब क्या? दो या फिर दो से ज्यादा राज्य मिलकर अगर एक आयोग की स्थापना करते हैं जो उनकी नियुक्तियों को देखे, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त लोक सेवा आयोग। यहाँ पर व्यवस्था क्या है? जो राज्य का लोक सेवा आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होगा और इसका जो सदस्य होगा, उसकी नियुक्ति तो की जाएगी राज्यपाल के द्वारा, लेकिन उनको हटाया कैसे जा सकता है? केवल राष्ट्रपति के द्वारा। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। जो स्टेट सर्विस कमीशन है उसके अध्यक्ष की, उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन उनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति केवल। लेकिन जब बात आएगी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, यह व्यवस्था, वहां पर नियुक्ति कौन करेगा? वहां पर नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। यानी यहाँ पर जो अध्यक्ष होंगे, यहाँ पर जो सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यह संयुक्त लोक सेवा या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है। तो किसी एक राज्य का इसमें प्रभुत्व कैसे हो सकता है? और प्रभुत्व का मतलब नियुक्तियों में प्रभुत्व। इसकी बात मानी जाएगी कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, तो यहाँ पर निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। इसके बाद अगर हम देखें, जो आपका राज्यपाल है, यह राज्यपाल भेजता है रिक्वेस्ट किसको? संघ लोक सेवा आयोग को, और उसके बाद राष्ट्रपति उसको देते हैं मंजूरी। तब वैकेंसी आती है यूपीएससी की। अब आप देखते होंगे हर साल यूपीएससी में सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं, जनरली कम ही हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक राज्य है, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं,
मान लेते हैं आईएएस की पोस्ट है, तो आईएएस की पोस्ट की मान लेते हैं 2 लोग क्या हुए, रिटायर्ड हो गए, या फिर उनकी रिटायरी का जो समय है वह काफी नजदीक आ चुका है। राज्य को यह पता है। अब राज्य क्या करेगा, यह बात पहुंचाएगा राज्यपाल तक, और राज्यपाल फिर रिक्वेस्ट करेंगे किसको, यूपीएससी को, कि हमारे राज्य में 2 सीटें खाली हो रही हैं, 2 वैकेंसी हमारे लिए निकाली जाए। किसके लिए, आईएएस के लिए। अब यूपीएससी कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसको मंजूरी देंगे कि हाँ आप 2 सेवाएं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी राज्य हैं वह अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो डिसाइड होता है कि ठीक है, आईएएस की जो कुल डिमांड है वह 50 की है, आईपीएस की जो कुल डिमांड है वह 70 की है, आईएफएस की जो कुल डिमांड है वह 100 की है, आईआरएस की कुल डिमांड है यह भी 100 की है। तो इस तरह से कुल जुड़कर क्या बनती हैं, सीटें बन जाती हैं। यही पूरा क्या है, प्रावधान है, और ऐसे ही यूपीएससी की वैकेंसीज आती हैं। तो व्यवस्था क्या है, राज्यपाल अनुरोध करेगा, फिर वह जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के पास, संघ लोक सेवा आयोग को मंजूरी चाहिए होगी राष्ट्रपति की, उसके बाद क्या आएगी, भर्ती आएगी। यह भी व्यवस्था है। इसके अलावा अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर व्यवस्था है संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो अगर ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तो जो आपका यूपीएससी है वह इनके लिए भी भर्ती निकाल सकता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, एक आपकी आती है सिविल सर्विसेज की भर्ती, यह आती है भारत के स्तर पर, मतलब पूरे देश के स्तर पर। फिर मान लेते हैं एक राज्य है, मान लेते हैं यूपी है, मान लेते हैं एमपी है, और मान लेते हैं बिहार है। अब यह 3 राज्य क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ हमको कुछ भर्तियां करनी है, और वह भर्तियां कैसी हैं, लोक सेवकों की। तो आप क्या करिए, हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए। तो यह काम भी कर सकती है कौन, यूपीएससी। यानी कुछ विशेष राज्यों के रिक्वेस्ट पर भी उनके लिए क्या कर सकती है, एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन शर्त क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्य यह होने चाहिए, और यही कंबाइन रिक्वेस्ट भेजें। तो यह भी पूरी व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं आपातकाल की। जब आपका केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है और राज्यों की जो शक्ति है वह शक्ति हो जाती है कम, तो एक व्यवस्था है राष्ट्रीय आपातकाल की, और इसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 352 में। इस समय क्या होता है, जो आपका राज्य है वह पूरी तरीके से केंद्र के कंट्रोल में आ जाता है। यानी राज्यों के जो नियम है वह नियम भी अब कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। फिर आता है आपका एक राष्ट्रपति शासन। यह कैसे है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अब इसमें क्या होगा, जो कार्यकारी विषय हैं किसके, राज्य के, उन पर जो आपका राष्ट्रपति है वह स्वयं निर्देश देगा। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पर भी लग सकता है, सिंगल राज्य पर भी लग सकता है। तो उस केस में जो उसके कार्यकारी विषय हैं उन पर निर्देश कौन देगा, राष्ट्रपति। यह व्यवस्था। फिर है आपका वित्तीय आपातकाल। यह कहाँ है, अनुच्छेद 360 में। यहाँ पर जो आपका केंद्र है वह आपकी जो वित्तीय संपत्तियां हैं उनके अधिग्रहण हेतु राज्यों को क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। इसके अलावा राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनके वेतन में कटौती का भी जो प्रावधान है, या इनके वेतन में जो कटौती का सुझाव है या निर्देश हम कहे यहाँ पर, क्योंकि करना ही होगा, वह दे सकता है कौन, आपका संघ। यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी संपत्ति को अधिग्रहित करना, यह भी कर सकता है राज्य केंद्र के निर्देश पर। और राज्य में जो सरकारी कर्मचारी है इनका वेतन घटाना, न्यायपालिका के जो लोग हैं इनके वेतन को भी घटाना। न्यायपालिका यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह कंफ्यूज कर देगा कि क्या न्यायपालिका के लोगों का भी वेतन घटाया जा सकता है या नहीं घटाया जा सकता है। तो वह भी घटाया जा सकता है, कब, वित्तीय आपातकाल के दौरान। और यह कैसे होगा, केंद्र के या हम कहें संघ के निर्देश पर। और भी कुछ उपबंध हैं, जैसे अनुच्छेद 355। यहाँ केंद्र का कर्तव्य डिफाइन है। कैसे कर्तव्य, कोई बाहरी आक्रमण किसी राज्य पर नहीं होना चाहिए, और राज्य के अंदर की जो अशांति है वह भी ना होने पाए। यानी राज्य की रक्षा करना केंद्र की जिम्मेदारी है, और यह कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 355 में। अब इसमें आपको क्या समझना है, मान लेते हैं चीन है, या चीन की जगह हम ज्यादा सटीक कहें तो नेपाल है। अब नेपाल ने क्या किया, पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ दिया मतलब नदी का पानी या फिर किसी बांध का पानी छोड़ दिया। अब यह पानी मान लेते हैं जो आपका वेस्ट बंगाल है उसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब क्या होगा, क्या यह वेस्ट बंगाल की अकेले की जिम्मेदारी है, यहाँ पर जिम्मेदारी बनेगी किसकी, केंद्र की भी। यानी केंद्र को सहयोग करना ही होगा, यह संवैधानिक प्रावधान है। और कहाँ लिखा है,
अनुच्छेद 355 में। इसके साथ साथ जो भी राज्य सरकार है वह संविधान की व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करे, यह भी सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है केंद्र की। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 360, और इसके तहत क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की जो नियुक्ति की व्यवस्था है यह भी केंद्र करता है, और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी सुरक्षा बनी रहे, यह उपबंध भी, या हम कहें कि यह प्रावधान भी कौन करता है? केंद्र सरकार। क्योंकि जो आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त के लोग हैं इनको नियुक्त तो करता है राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। इसी तरीके से हमने देखा था लोक सेवा आयोग, मतलब राज्य या फिर संयुक्त, मतलब एक राज्य की चाहे हो या फिर दो या दो से अधिक राज्यों की, उनके जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं, केवल राज्य वाले केस में तो इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, संयुक्त वाले केस में इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन दोनों कंडीशन में इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। मतलब हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। फिर हमारे पास है एकीकृत न्याय व्यवस्था। यह भी संघ को ज्यादा ताकतवर बनाती है, यानी शक्तियों का जो बंटवारा है उस बंटवारे में न्याय व्यवस्था का बंटवारा नहीं है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे अनुच्छेद 246A जीएसटी, यह व्यवस्था, यह नए उपाय हैं। आर्टिकल 365, यानी केंद्र जो भी निर्देश देगा राज्यों पर वह लागू होगा। अनुच्छेद 263, इसके अंतर्गत क्या आता है? अंतरराज्यीय परिषद, यहाँ पर भी केंद्र ज्यादा ताकतवर है। फिर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान में तो नहीं है लेकिन अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और यह भी केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। कैसे? जैसे आपका नीति आयोग है, जैसे आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है, आपका केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है, शहरी विकास परिषद है और क्षेत्रीय परिषद है। तो यह सारी व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। उम्मीद यह की जाती है कि जो आपका केंद्र है और जो आपका राज्य है यह मिलकर सहयोग के साथ क्या करें? काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन संवैधानिक प्रावधान यह है कि राज्यों पर केंद्र का कहीं ना कहीं नियंत्रण है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें एक व्यवस्था और है, जो आपके राज्य हैं यह भारत में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से हट नहीं सकते हैं, मतलब भारत से बाहर नहीं हो सकते हैं। जैसे देश का हुआ विभाजन, तो विभाजन के बाद क्या था? यह राज्यों की सहमति पर निर्भर था कि वह किसके साथ जुड़ेंगे, यानी भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ। लेकिन एक बार जुड़ने के बाद भारत से अलग होने का उनको अधिकार नहीं है, यह भी व्यवस्था हमको दिखती है। अभी हमको केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है इसको और डिटेल से समझने की जरूरत है, लेकिन उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।